मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। आज का जो टॉपिक है वो फ्यूचर वॉर से रिलेटेड है कि जो आजकल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें आप फ्यूचर वॉर्स को किस तरह देखते हैं, उनके करने का तरीका, उनके उनको क्या वो बहुत ज़्यादा लंबी होंगी, क्या वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगी। इस सिलसिले में एक रिसर्च हुई जो कि अमेरिका के अंदर एक बहुत ही फेमस गूगल के एक्स और फॉर्मर सीईओ, उन्होंने इस को चेयर किया। और ये थे डॉक्टर एरिक स्मिथ। डॉक्टर एरिक स्मिथ बहुत अरसे तक जो है वो गूगल के सीईओ रहे हैं। और आपको ये बड़ी हैरत होगी सुनकर के वाई गूगल इज इन्वॉल्व इन दिस रिसर्च पेपर, कि जिसमें ये देखा गया है कि जो अमेरिका है वो अभी किस जगह है। आगे अमेरिका को जो चैलेंजेस हैं अपने डिफेंस के सिलसिले में वो क्या हैं, और क्या रि- तरीक़ेकार होना चाहिए आगे की जंग का। तो इसके दो हिस्से मैंने इस रिपोर्ट के कर दिए हैं। एक हिस्सा, चूंकि एक वीडियो में सारा कवर नहीं हो सकता, तो एक हिस्सा जो है वो आज मैं कवर करूंगा, और एक हिस्सा जो कि ऑफ साइट एक्स स्ट्रैटेजी का है वो हम बाद में करेंगे। अच्छा, इसके अंदर चूंकि कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना है, तो जो ये टीम थी, इसमें तकरीबन 4 लोग थे जो कि प्योरली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, और तकरीबन 4 या 5 लोग थे जो प्योर आर्मी से जिनका ताल्लुक था, या तो वो वहां पर एडवाइजर थे या वो वहां पर काम करते थे। तो ये कॉम्बिनेशन था, जो टेक्नोलॉजिस्ट एंड वॉर स्पेशलिस्ट, कि जी हमने इसको पहले तो ये देखना है कि क्या हुआ पिछले 5-10 सालों में, और अगले 5 से 10 साल में क्या होना चाहिए। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कौन सी ऐसे 7 आइटम्स हैं जो उन्होंने हाईलाइट की हैं इस रिपोर्ट के अंदर। अ, आपको अगर ये रिपोर्ट बहुत डिटेल में पढ़नी है तो मैं नीचे इसका लिंक लगा दूंगा, आप उस जरूर पढ़ें उसको। खास तौर पे वो लोग जो कि इससे ताल्लुक रखते हैं, मसलन पाकिस्तान में जो लोग डिसीजन मेकर हैं, आर्मी के अंदर हैं, सीनियर जनरल्स हैं और एडवाइजर्स हैं, वो लोग इसको जरूर देखें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शायद पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई, लेकिन जो अमेरिका को चैलेंजेस हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। लेकिन इसमें जो मैंने पार्ट चूज किया है वो बहुत हद तक ये है कि आइंदा जो है वो वॉर कैसे होगी, क्या कन्वेंशनल वॉर होगी या नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर जो 7 आइटम्स बताए गए हैं वो क्या है, हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं और उसका पर्सपेक्टिव क्या है, और फिर आगे उन्होंने इसको प्रपोज क्या किया, यानी वो जो कि रिकमेंडेशंस है। तो सबसे पहले जो एरिया है वो परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिलो द लेवल ऑफ आर्म्ड क्लैशेस एंड इट विल कंटिन्यू। आप ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से एक बहुत ही कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है बिटवीन यूएस, रशिया एंड चाइना। और इसके दौरान ये एक बहुत से टाइम में कन्वर्ट हुआ है वॉर के अंदर भी। आपने अफगान वॉर देखी, बहुत लंबी चली, और इसी तरीके से फिर आपने कुछ वॉर इराक और सीरिया और इनकी भी देखी। इसी तरीके से आजकल जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है वो एक बहुत ही लेसन लर्न है, क्योंकि उसमें जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वॉर है वो भी शामिल है, और जो वॉर हो सकती है वो भी ट्राई की जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वॉर जो यूक्रेन की है ये बहुत लंबे अरसे तक चल रही है। तो इसमें यह है कि ये भी होता रहेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन के रेफरेंस से कि बहुत सी चीजें जो हुई हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल की थी और एक बहुत ही इनोवेटिव थिंकिंग थी। दूसरी चीज जो है वो डाटा एंड आईपी राइट्स थेफ्ट एंड सबोटाज। अब डेट आईपी थेफ्ट हमेशा से ये चैलेंज रहा है बिटवीन चाइना एंड यूएस।
यूएस, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तकरीबन $200 बिलियन से लेके $600 बिलियन तक की जो थेफ्ट हैं आईपी की, वो की गई हैं चाइना ने। और उसका ये यूएस इल्जाम लगाता है कि जो हमने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके एग्रीकल्चर के अंदर जो न्यू सीड्स बनाई, और जो न्यू बहुत सी चीजों के अंदर, ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि जो रिसर्च हेल्थ के अंदर हुई और जो रिसर्च और दूसरे इदारों ने की, वो बहुत सारा आईपी जो है वो चाइना ने री इंजीनियर किया, उसको बैकवर्ड इंजीनियर किया, और करने के बाद उसको इस्तेमाल किया। उनका कहना ये है कि ये एक अब इसको हम सिर्फ ये तस्वर नहीं करेंगे कि ये कोई आईपी थेफ्ट है, बल्कि बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ द वॉर। एंड इसी तरह से बहुत सारी सबताश हुई हैं, जो कि बहुत सारे लोग उसको बाज वक्त एक इंसिडेंट के तौर पर तस्वर कर लेते हैं, लेकिन वो बड़ी पर्पसफुली हुई हैं। तो उसका भी रेफरेंस दिया गया है कि अब उसको हम एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करेंगे। साइबर अटैक, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस भी हुआ है, और ओवरऑल भी आजकल जो है बहुत ज्यादा इस पे डिस्कस किया जा रहा है। दुनिया के अंदर जो पांच छह बड़ी कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, रशिया है और इसराइल है, इन लोगों ने साइबर सिक्योरिटी और साइबर टेक्नोलॉजी के अंदर काफी एडवांसमेंट की है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि एक गिवन पॉइंट के ऑफ टाइम में क्या होता रहा है। मसलन ये कि डेली अगर 3 से 4 मिलियन अटैक्स होते हैं बिटवीन द वेरियस कंट्रीज, तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूंगा, अगर आपने खुद जाकर लाइव देखना है कि ये मौजूद है कि आप लाइव जाकर देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री किसके ऊपर अटैक कर रही है, साइबर अटैक कर रही है। तो पहले तो ये इसे साइबर अटैक के तौर पर देखा जाता था। और जो मैं जब ये पिछले हफ्ते देख रहा था इस वीडियो को करने के लिए, तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मुझे लगता ये था कि ये शायद सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड होगा, ये जो साइबर अटैक्स हैं। लेकिन जब मैंने 2-3 दिन तक उसको वॉच किया, तो मुझे ये पता चला कि ये हॉस्पिटल्स हेल्थ डाटा को स्नैच करने के लिए है, ये फाइनेंशियल डाटा को करने के लिए है, बैंकिंग के। चौथी चीज जो है वो रिपीटेड एक्ट ऑफ एग्रेशन बाय चाइना एंड रशिया। रिपीटेड एक्ट ऑफ एग्रेशन बाय चाइना एंड रशिया। यूएस फील करता है कि चाइना और रशिया कंटिन्यूसली एग्रेशन कर रहा है, और उसकी दो एग्जाम्पल जो बहुत ही लेटेस्ट हैं, उसमें एक रशिया और यूक्रेन की वॉर है जो कि इस वक्त हो रही है, और दूसरी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ताइवान के ऊपर है कि ताइवान का में चाइना का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसे वो वन चाइना कहते हैं, और यूएस का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आपने रिसेंटली देखा कि वो एग्रेशन की तरफ चला गया कि जी चाइना ने जो है बड़ी हैविली जो है वो वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय की और अपनी वहाँ पर ट्रेनिंग या टेस्टिंग की। तो ये चीज़ें भी इसमें एज ए पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ है कि जी जो साइज ऑफ एग्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। पांचवी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ वॉर। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ वॉर जो है वो, और ये पूरी जो मैं वीडियो कर रहा हूं, इसको अगर आप जहन में रखें तो ये इस एक पॉइंट के साथ ही घूमेगी। और ये इसलिए कि इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने एक ऐसी चीज बताई है जो नॉर्मली ये वॉर का हिस्सा नहीं होती। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ वॉर है वो क्या है। तो बाकी दो पॉइंट हम जरा सा बाद में करेंगे, पहले हम इसी पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल के अंदर कर लेते हैं। तो ये जो आप एक ग्राफिक्स देख रहे हैं साइड में, इस ग्राफिक के अंदर आपको इसके बारे में बताया गया है कि क्या एलिमेंट्स हैं टू बिल्ड ऑन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ डेटा प्रोफाइल। यानी आप उर्दू में अगर कहें तो ये कि हर आदमी की उसकी अपनी जो डाटा है उसके बारे में बात की जा रही है कि उसकी प्रोफाइल बनाई जाए।
ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर उन्होंने 8 पॉइंट्स डिफाइन किए हैं कि 8 पॉइंट्स के अंदर जो है वो कौन से हैं जिसके अंदर डाटा प्रोफाइल जो है वो बनाई जाएगी। और उन 8 पॉइंट्स को अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट है मूवमेंट डेटा। मींस दैट अगर हम, पहली तो बात ये कि ये वो लोग कौन से हैं। ये वो लोग हैं जो कि हाई प्रोफाइल लोग हैं। मसलन ये कि यकीनी बात है, ये रिपोर्ट जो है वो डिफेंस से रिलेटेड बनाई गई है, तो उसमें वो लोग भी हैं जो कि पॉलिटिशियन हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, इसी तरह से आर्मी के जनरल्स हैं। तो कहा यह गया कि अब तक हम एज ए कंट्री वॉच करते रहे, अब तक हम बहुत ही ग्रुप्स के अंदर बात करते रहे, लेकिन अब जो है जो उन्होंने प्रपोज किया है वो ये कि हमने इंडिविजुअल को के डाटा को लेना है और उससे फायदा उठाना है। तो ये जो पूरी पॉइंट है एक इंडिविजुअल लोगों की प्रोफाइल बनाने की, इसका मकसद यही है। तो पहला पॉइंट है मूवमेंट डेटा। मींस ये है कि किसी भी शख्स की तमाम मूवमेंट, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी की सारी डिटेल और डाटा जो है कैप्चर किया जाए। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे ऑनलाइन बिहेवियरल डाटा। आज आपको पता है कि जी ऑनलाइन बिहेवियर लोगों का है कि लोग जो हैं वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो यूट्यूब देखते हैं, वो सोशल मीडिया में इवन लिंक्डइन देखते हैं। लिंक्डइन पे उनके अपने प्रोफाइल्स भी बने हुए होते हैं। इसी तरीके से वो इंस्टाग्राम और फेसबुक देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं। तो ये सारा का सारा डेटा, ऑल दो उनकी पार्टिसिपेशन शायद बहुत ज्यादा उसमें नहीं होगी, इन सेंस कि वो खुद नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो जो देख रहे हैं वो सारा डाटा उन्हें चाहिए ताकि आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है इसको वो देख सकें और उसको एनालाइज कर सकें। तीसरा है कंज्यूमर डाटा। आजकल आपने देखा है ऑनलाइन बाइंग हो रही है, और उसमें वो कंज्यूमर डाटा देखते हैं कि कंज्यूमर मतलब किस किस्म की चीज ये ऑर्डर करते हैं, इनकी नीड क्या है, इस पर्सन की जो दिलचस्पी है वो किन चीजों के अंदर है, वो क्या बाय कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो कंज्यूमर डाटा है ये भी लिया जाता है। और इसके साथ साथ उसकी यूटिलिटी बिल्स, मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी पे करता है, वो और वाटर बिल्स कितने पे करता है, ये सारी चीजें कंज्यूमर के अंदर आ जाती हैं जब आप इंडिविजुअल को वॉच करते हैं। फोर्थ चीज है फाइनेंशियल डाटा। मसलन ये कि उसकी सैलरी क्या है, उसके क्या असासे हैं, उसको जायदाद के तौर पर कुछ मिला है तो उसके क्या असासे हैं, ये सारा डाटा इसमें वो गैदर करते हैं। फिर है फैमिली डाटा। फैमिली डाटा के अंदर की जी वो उनके कौन कौन से रिलेटिव्स हैं, उनके कितने बेटे बेटी हैं, उनके फादर मदर क्या हैं, और उस फैमिली का डाटा भी गैदर किया जाता है ताकि ये देख सकें कि वीक पॉइंट किधर है। और ये मैं बाद में आऊंगा कि इसका यूजेज किस तरीके से होता है। बायोमेट्रिक एंड डीएनए डाटा। मसलन ये कि उसका बायोमेट्रिक जो है थंब इम्प्रेशन है, उसके जो डीएनए है उसका टेस्ट। बाज वक्त लोग हॉस्पिटल जाते हैं, उन्हें नहीं पता, उनका जो है वो टेस्ट हो रहा है ब्लड का, और दूसरा साथ साथ जो वहां पर लोग इन्वॉल्व हैं पीछे से, वो आपका डीएनए टेस्ट भी कर लेते हैं, जो कि आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए। तो बेसिकली क्वाइटली द डाटा दे आर गैदरिंग अबाउट यू। इसी तरह से मेडिकल डाटा, मैंने अभी जैसे बताया कि जी वो ये देखना चाहते हैं कि आपके वीक पॉइंट किधर हैं मेडिकल डाटा में। मसलन किस किस्म की बीमारियां आपको हैं, किस किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, आपकी फैमिली में किस किस्म की बीमारियां हैं, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर डाटा गैदर हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ये जो यूएस की वॉर नेक्स्ट लेवल पर कैसे होगी, इसका ताल्लुक एक इंडिविजुअल प्रोफाइल से क्या है, तो ये बहुत ही अहम है। और उसकी वजह यह है कि जब आप ये सारा का सारा डाटा ले लेते हैं तो फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसका सोचने का पैटर्न क्या है, ये किस तरह सोचता है और किस तरह से डिसीजन लेता है, और इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर कोई जनरल है वॉर के अंदर,
तो वो जर्नल अगर एक खास कंडीशंस के अंदर होगा तो वो क्या डिसीजन लेगा, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो इस चीज को एग्जामिन करते। हम आएंगे आगे जो पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे होगा अगली वॉर के अंदर, लेकिन इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ये है कि वो इस सारे डाटा को एनालाइज करके उनको ये बताएगा कि अगर इन कंडीशन में ये शख्स होगा तो चांसेस ये हैं कि ये डिसीजन ये लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी आदमी का डाटा जो है वो गैदर किया जा रहा है, और ये उस अब जो रिकमेंडेशन है उसका मतलब ये है कि आज से 2030 तक इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस बढ़ जाएगा। सिर्फ कंट्री लेवल पे नहीं होगा बल्कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी होगा। अच्छा, तो दूसरा फैक्टर है मैं आपको यहाँ दिखाता हूं, और वो है माइक्रो टारगेटिंग कैंपेन। अब ये माइक्रो टारगेटिंग कैंपेन बहुत ही एक डिफरेंट मैकेनिज्म है वॉर के अंदर। डेनिग्रेशन कैंपेन्स, यानी किसी को बदनाम कर देना, यानी इस तरह से कैंपेन चलाई जाए कि उस शख्स को बदनाम कर दिया जाए, यानी जिसकी ये प्रोफाइल बनाई गई है, यानी ये जो सारा डाटा लिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं माइक्रो टारगेटिंग की, उसको हमने टारगेट कैसे करना है, इस डाटा को लेके हमने कैसे उस शख्स के ऊपर टारगेट करना है। तो उसको करने के लिए पहली चीज ये है जो उन्होंने कहा कि इसको बदनाम करने के क्या तरीके हैं और कैसे किया जा सकता है। नंबर 2, फिलोसफिकल प्रेशर, मसलन आपको दिमागी दबाव में रखना, यानी आपको इस तरह की चीजें करना कि आप एक दिमागी दबाव में रहे, हर वक्त आप एक दिमागी दबाव में रहे। टारगेटेड कंटेंट, आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसमें वो उन कंटेंट्स को हासिल करते हैं जिनसे आपको टारगेट किया जा सके। यानी अगर कहीं आपने कोई एक गलत डिसीजन लिया और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो कि आपके लिए आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ये जिसे हम कहते हैं कि जी वो पूरी पूरी फाइल बना देते हैं किसी के बारे में, तो वो वही है बात कि जी टारगेटेड कंटेंट्स वो बनाते हैं और उन चीजों को उस फाइल में लगाते हैं जो कि उसके लिए यूज की जा सकती हो। फिर है ब्लैकमेल। अब आप सोचेंगे कि यार ये वॉर का ताल्लुक ब्लैकमेल से क्या है, और अमेरिकन आगे जो वॉर करेंगे उसमें ब्लैकमेल का क्या व्यू है। तो ब्लैकमेल करने के लिए मसलन ये कि आपके पास जब डाटा आ गया तो उस डाटा को यूज करते हुए वो किसी शख्स को ब्लैकमेल इसलिए करते हैं कि उससे वो इंफॉर्मेशन निकालवा सके, मसलन फर्दर इंफॉर्मेशन ले सके। तो वो उन्हें जरूरत नहीं है कि कोई स्पाइंग की जाए, बल्कि वो एक आम आदमी, जो मैंने अभी 3 कैटेगरीज बताई हैं कि जी उसमें डिसीजन मेकर्स कंट्री के, उसमें पॉलिटिशियन, उसमें अदलिया के लोग, उसमें जर्नल्स, ये सारे हो सकते हैं जो इसको टारगेट किया जा सकता है। मेडिकल अटैक नाउ, बहुत सा ये पाकिस्तान में तो आपने भी सुना होगा कि जी वो जहर इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से वो इंजेक्ट होता है। तो बेसिकली मेडिकल अटैक इज ऑल अबाउट हाउ द वेरियस वेज जो कि नई टेक्नोलॉजीज आई हैं और किस तरह से कोई वायरस जो है इंजेक्ट कर किया जा सकता है जो कि उसकी दिमागी सलाहियतों को और कम कर देगा। मसलन ये कि यही नहीं कि वो शख्स को आपने मारना है, बल्कि ये इसलिए भी इंजेक्ट बहुत सारे वायरसेस किए जाते हैं कि उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो डिटोरेट हो, उसके सोचने की सलाहियत को और कम किया जा सके। साइबर अटैक, मैं आपको बता चुका हूं कि साइबर अटैक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये किसी ऐसे नहीं है कि कंट्री के लिए तो होता ही है, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए भी। और इंडिविजुअल्स को साइबर अटैक, मैंने एक प्रोग्राम किया था पिगासस के ऊपर। पिगासस एक इसराइल का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके मोबाइल के ऊपर 0 क्लिक बेस आपको आपका एक्सेस हासिल कर लेता है। मसलन ये कि सिर्फ उनको आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपका पास मोबाइल भी नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए, और वो एक
व्हाट्सएप की कॉल करेंगे, ये एक मैसेज भेजेंगे, आप सिर्फ उससे उठा के हेलो करेंगे और आपका जो मोबाइल है वो हैक हो गया। मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो को भी लिंक कर दूंगा, ताकि अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि एक इंडिविजुअल कैसे हैक हो सकता है साइबर के थ्रू, और कैसे उसके मोबाइल एक्टिविटी, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो उसकी और कोई भी चीज हो, जो कॉल कर रहा है, जो कॉल रिसीव कर रहा है, इनफैक्ट वो किसी एक पार्टी में बैठा हुआ है और उसने मोबाइल अपनी जेब में रखा है, वो कमांड एंड कंट्रोल से उसको ऑडियो को जो है वो ऑन कर सकते हैं आपके मोबाइल को, और जो कुछ भी वहां पर बात हो रही है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब ये जहन में रखिए कि जो साइबर अटैक है वो सिर्फ कंपनीज के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ कंट्रीज के ऊपर नहीं है, वो इंडिविजुअल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा है। फिर है काइनेटिक अटैक। काइनेटिक अटैक इज लाइक एसोसिनेट कर देना, या किसी शख्स को मरवा देना, या किसी शख्स को ड्रोन के थ्रू अटैक करके मार देना। तो वो ये देखते हैं कि ये शख्स अगर हमारे लिए नुकसानदेह है तो हम इसको कैसे अपने रास्ते से हटाएंगे। ये उस रिसर्च का हिस्सा है और प्रपोजल का हिस्सा है जो कि इस कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ यूएस को दी है। पर्सनल नेटवर्क अटैक्स। सो एक और भी चीज है कि अगर आप उस इंडिविजुअल के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तो फिर उसके पर्सनल जो लोग हैं वो, उनके ऊपर भी नेटवर्क के ऊपर अटैक हो सकता है। मसलन आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके बच्चे हैं, आपका एक बच्चा बाहर पढ़ने गया हुआ, अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो यकीनी बात है आपकी जहनी हालत जो है वो काफी खराब हो जाएगी और आप एक अरसे तक जो है उसमें मुब्तला रहेंगे। तो हर वो तरीका अपनाया जाएगा जिसके थ्रू, जिसे हम कहते हैं माइक्रो टारगेटिंग कैंपेन। तो ये माइक्रो टारगेटिंग कैंपेन करके वो अ, जो लोग हैं उनको थोड़ा सा पैरालाइज करेंगे या अपने रास्ते से हटा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है वॉर का वे बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी ये सिर्फ नहीं है कि जी कंट्रीज आपस में लड़ेंगी, बल्कि जो वॉर होगी वो कंपनीज यानी बिजनेस की हद तक, यानी साइबर अटैक जो है वो हॉस्पिटल्स पे हो सकते हैं ड्यूरिंग द वॉर, वो साइबर अटैक हो सकते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक्स के ऊपर, वो फाइनेंशियल अटैक्स आपके स्टॉक एक्सचेंज पे हो सकते हैं। तो वॉर इज नॉट एनी मोर कि जी आपने वहां से 4 जहाज उड़े, आपने यहाँ से 7 जहाज भेज दिए, मतलब कोई कमांड बेसिस और डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा नया सिनेरियो जनरेट हो रहा है जिसके तहत अब वॉर हुआ करेगी। तो मैं आपको एग्जांपल दोबारा यूक्रेन की दे दूं कि जब यूक्रेन और रशिया की ये जंग शुरू हुई, तो सबसे पहले यूक्रेन को जहन में रखें कि यूक्रेन में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बहुत ज्यादा है। यानी रशिया जब एक था, यूक्रेन और रशिया, तो ज्यादातर जो इनोवेशन और एमुनिशन की भी इनोवेशन थी वो ज्यादातर होती थी यूक्रेन के अंदर, और एटॉमिक जो उनके आर्सनल्स थे वो भी रशिया, ये यूक्रेन के ऊपर थे, जो बाद में ले लिए गए कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। तो यूक्रेन ने सबसे पहला काम क्या किया जब वॉर शुरू हुई, उन्होंने जो अपने सर्वर्स थे जहां पर डाटा था, उस सारा का सारा डाटा विद इन 1 और 2 डेज उन्होंने ट्रांसफर कर दिया क्लाउड के ऊपर, टू सिक्योर द डाटा। मसलन ये कि बम्बार्टमेंट करके वो उस डाटा सेंटर को भी तबाह कर सकते थे, ठीक है, जो जहां उसका बैकअप है वो भी, उनके पास इंफॉर्मेशन है वो भी तबाह कर देते। तो आपका सारा डाटा आपके पास से निकल जाता। तो उन्होंने इसको डाटा को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया, इस तरह से कि अपना जितना क्रिटिकल डाटा था कि कहाँ पर उनके एमुनिशन स्टॉक हैं, कहाँ पर और चीजें हैं, वो सारा का सारा क्लाउड पे रख दिया ताकि वो अटैक करके, साइबर अटैक करके उसको थेफ्ट ना किया जा सके वॉर के दौरान। तो ये यूक्रेन का एक स्टडी है और इसका रेफरेंस जो है इस रिपोर्ट में भी दिया गया है। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई मेरी बात नहीं है, इस रिपोर्ट का हिस्सा है वो,
कि ये उन्होंने एक टेक्निक यूज की। इसी तरीके से उन्होंने एक और टेक्निक यूज की कि एक एप्लीकेशन है टेलीग्राम के नाम से, वो जितनी भी फोटोज वहां पर डिजास्टर की होती थी वो एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते थे वो सारी की सारी टेलीग्राम पे करती थी, और वो टेलीग्राम वॉज वेरी हाईली इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर। तो वो किसी के पास नहीं जाती थी, वो इनक्रिप्ट होकर एक जगह से दूर। तो उन्होंने बेशुमार उसके ऊपर ग्रुप्स बना दिए थे। आप जैसे जानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को भेजता है, या एक आदमी पूरे ग्रुप को चीज भेज देता है। तो उन्होंने टेलीग्राम के ऊपर ये पूरा नेटवर्क वॉर के अंदर बनाया कि वो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर सके, क्योंकि वॉर में इंफॉर्मेशन की बहुत अहमियत होती है। तो ये भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी डाटा की, और कितनी इंपॉर्टेंस है जब ये वॉर होगी तो दूसरे हाइब्रिड सिस्टम्स की, ना कि सिर्फ हम जो वॉर है वो जहाज़ों और टैंक और अपनी फौज से लगती है। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और चूंकि ये मेरा चैनल जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और इस रिपोर्ट को मैंने इसलिए भी चुना कि इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है टेक्नोलॉजी को। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी सबसे पहले आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस वक्त बेशुमार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर यूटिलाइज हो रही। एक तो मैंने आपको ही बताया कि बिहेवियरल डाटा को एनालाइज करके ये बताना कि ये शख्स का थिंकिंग पैटर्न क्या है। ठीक है, तो ये तो एक डेवलपमेंट हो गई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो कर सकते हैं। दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है कि जो भी आप डाटा उसे प्रोवाइड करेंगे उससे वो कैपेबिलिटी एनालिसिस कर सकता है कि ये कितना नुकसान पहुंच सकता है इनकी वजह से। ठीक है, इसके अलावा जो है रोबोटिक्स जो है वो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रही है इस वक्त रोबोटिक के अंदर, और रोबोट्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि आइंदा जो है वो इस्तेमाल होंगे। मसलन मैं ये नहीं कहता कि ये रोबोट कोई ह्यूमन की तरह का रोबोट होगा। मसलन आज कोई जो टैंक की शक्ल है, वो टैंक की शक्ल जो है वो बगैर किसी ड्राइवर के, वो टैंक जो है एज ए रोबोट, और शायद साइज में बहुत कम भी हो, वो ऑपरेट हो रहा होगा बिल्कुल उसी तरह जैसे ड्रोन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी आप देखें कि कितनी हैरान कुन है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी भी किसी की जोर नहीं। ठीक बात है कि अमेरिका के पास इस वक्त सबसे बेहतरीन ड्रोन मौजूद है, लेकिन आज आप देखें कि जो जिस दोनों ड्रोन की यूक्रेन वॉर के अंदर बहुत ज्यादा बात हो रही है, वो तुर्की का ड्रोन है और ईरान का ड्रोन। दो बिल्कुल अलग अलग ड्रोन्स हैं जो कि एयर आर्मी बेस्ड ड्रोन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जो कमर्शियल यूज की ड्रोन है उनकी बात नहीं कर रहा, कि वो बैठकर आप जो है वो उड़ाएंगे। और इस किस्म का भी ड्रोन जो ईरान ने बनाया है, जिसे कहते हैं कि हम बाज वक्त वो जो बॉम्ब करते थे तो हम कहते थे कि जी ये सेल्फ, वो आदमी अपने बम बांध के जो है उसने अपने आप को उड़ा लिया। ठीक है, इसी तरीके से ड्रोन जो है वो एक्चुअली ड्रोन कम मिसाइल होता है, और उसको जो है वो फायर कैसे किया जाता है, जैसे एक मिसाइल को फायर किया जाता है। और वो जब फायर होता है तो वो फायर होकर जाकर उसी जगह पर जहां पर उसने अटैक करना है अपने आप को तबाह कर लेता है, उस टैंक को तबाह करने के लिए। तो अगर आप ये देखें तो वॉर के अंदर तो आइंदा जो है हवा में ये सारी चीजें उड़ रही हैं, और वो मुख्तलिफ मकासद के लिए होंगी। ये जो ईरानियन ड्रोन है इसमें कोई कैमरा नहीं, ये सेटेलाइट के जरिए काम करता है। पहले इन्होंने नॉर्मल जो जनरल सेटेलाइट है उसको यूज किया, और अभी रशिया के की मदद से उन्होंने जो है पूरी जो उनकी सेटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो इसमें इंकॉर्पोरेट कर दी। तो अब ये ड्रोन काफी खतरनाक हो गया है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मतलब जो जगह है वहां पर अटैक कर सकता है। इसी तरह से जो तुर्की का ड्रोन है वो ऑफ कोर्स उसमें कैमरा सिस्टम है, और काफी बड़ा है साइज के अंदर वो, तो वो काफी एमुनिशन लेके जा सकता है, और उसके ऊपर बहुत से ऐसे मिसाइल लगाए जा सकते हैं, और कोई उसमें आदमी नहीं है वो। ठीक है, तो ड्रोन क्या है, ड्रोन जो है वो एक आदमी
किसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठा हुआ उसको उड़ा रहा होता है। उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको एक टास्क दिया जाता है कि इस जगह पर जाकर आपने ये कर देना है, कंप्यूटर मॉडल। और लास्ट बात जो उन्होंने की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं अगले उसमें काफी डिटेल से बताऊंगा, और उसके लिए पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, और वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जो अगली वॉर्स होंगी हो सकता है वो काफी लंबी। और ये यूक्रेन की वॉर के बेसिस के ऊपर एनालाइज किया गया है कि वॉर जो है वो स्ट्रैटेजिकल होंगी। वो ऐसे नहीं होगा कि आप एकदम से गए, आपने एक टास्क लिया और टास्क लेके उसको एग्जीक्यूट कर दिया। वो ये होगा कि एक लंबी वॉर हो सकती है, और उस लंबी वॉर के अंदर आपको बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जो एमुनिशन चाहिए होता है, और जो और चीज़ें चाहिए, जहाज चाहिए होते हैं, टैंक चाहिए होते हैं, वो बाज वक्त इतनी लंबी वॉर की सूरत में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए यूएस ये कर रहा है कि अलाइज क्रिएट कर रहा है। तो ये कहता है कि अगर हम कभी वॉर में जाएंगे तो हमारे एलाइज जो हैं हमें ये चीज प्रोवाइड करेंगे एक लंबे अरसे तक। तो वो इंडस्ट्री जो सिर्फ शायद अमेरिका में वो बिल्ड कर रहे थे जहाज या टैंक या दूसरी चीजें, अब वो दूसरे कंट्रीज के अंदर भी अपने अलाइज के साथ इंडस्ट्री लगाएंगे, और उस इंडस्ट्री के अंदर वो इक्विपमेंट डेवलप होंगे। मसलन टैंक हो गए, उसमें मिसाइल्स हो गए, उसमें जहाज हो गए। तो पाकिस्तान के लिए, इस ज्योग्राफी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट अ इंडस्ट्रियल कंट्री वेयर एज इंडिया इज। तो अगर आप कंपेयर करें तो आइंदा चलकर ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि क्या पाकिस्तान एक अलाइज के तौर के ऊपर यहाँ पर एम्यूनिशन की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो क्या वो फिर अलाइज रह जाएगा। क्योंकि बात यह है कि आइंदा चलकर ये सारा का सारा जो गेम है या वॉर गेम है, ये एक कंट्री की बेसिस पे नहीं होगा, ये मल्टीपल कंट्रीज में। और ये आप देख भी चुके हैं कि नेटो जो है जब वो जाती है तो कोई एक कंट्री नहीं है। इसी तरीके से इराक वॉर आप देख चुके हैं कि उन्होंने जब हमला किया तो वो कोई एक कंट्री नहीं थी, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर किया। और ये भी आपने देखा कि उस किस तरह से उन्होंने उनकी आर्मी को पैरालाइज कर दिया कि वो वॉर कर ही ना सके। ये जो रिसर्च है ये भी उसी के लिए है कि हम कौन सी टेक्निक्स यूज करें जिससे हम शायद वॉर से पहले ही पैरालाइज कर दें, या वॉर के बाद पैरालाइज कर लें, और कहीं पर हमें जंग करने की जरूरत ही ना पड़े, और हम वो टारगेट्स अचीव कर लें जो हमें करने। आज सिर्फ इतना ही। इसका सेकंड जो पार्ट है वो हम किसी वक्त और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।